मैं विक्रम सैनी स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना है अम्ल, क्षार व लवण। मतलब अभी हम अम्ल व क्षार व लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन डिस्कस करते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है? क्या होता है अम्ल? पहले क्या होता था कि हम चक्कर के पता लगाते थे, तो उससे हमें अम्ल व क्षार का पता लग जाता था कि उनका टेस्ट कैसा है। तो अम्ल का पता कैसे लगाते थे? ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। मतलब इनको अगर हम टेस्ट करके देखें, चख करके देखें, तो इनका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। मतलब अपन जितने भी पदार्थ काम में लेते हैं जिनका स्वाद खट्टा है, उनमें अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्थर को, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन चख करके उनका पता नहीं लगा सकते। तो उनका पता कैसे लगाएंगे कि इनमें ये अम्ल है कि क्षार है? तो उनमें क्या होगा, जैसे ही हम उस विलयन में या उसमें नीला लिटमस पत्थर डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो लिटमस पत्थर लाल अगर हो जाए तो इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अतः हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अब दैनिक जीवन में बहुत सारे अम्ल अपन काम में लेते हैं, उनको कुछ देखते हैं। तो दैनिक जीवन में अम्ल, तो दैनिक जीवन में अपन कौन कौन से अम्ल काम में लेते हैं वो देखेंगे। तो पहला है सिरके में, पहला है सिरके में। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एस कॉर्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस कॉर्बिक अम्ल। संतरे में कौन सा होता है? सॉरी, सिरके में होगा, सिरके में होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और संतरे में होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे में होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक, नींबू में होगा सिट्रिक, या फिर इसका दूसरा नाम साइट्रिक भी लिखा आता है। कहीं कहीं सिट्रिक लिखते हैं, कहीं कहीं साइट्रिक भी लिखा आता है। फिर है इमली में, तो इमली में होगा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सेव में मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में, तो लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में कौन सा होगा? फार्मिक अम्ल। कौन सा होगा? फार्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में होगा फार्मिक अम्ल। ये थे अपने कुछ अम्ल। जैसे सिरके में कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। संतरे में कौन सा होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में होगा अपना सिट्रिक, या कहीं कहीं इसका नाम लिखा होता है साइट्रिक अम्ल। इमली में होगा टार्ट्रिक अम्ल। सेब में होगा मेलिक अम्ल। और लाल चींटी के डंक में होगा फार्मिक अम्ल। और एक और है जठर रस में, जठर रस में कौन सा होगा? हाइड्रो
क्लोरिक अम्ल, जठर रस में होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये थे अम्ल और उनका दैनिक जीवन में उपयोग या दैनिक जीवन में मिलने वाले वस्तुओं में, दैनिक जीवन में काम में लेने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले अम्ल। तो अब हम पढ़ेंगे क्षार। तो स्टार्ट करते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं अब ये पढ़ेंगे। तो क्षार क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। और थर्ड, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। मतलब क्षार क्या होते हैं, अगर हम परिभाषा लिखें क्षार की तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तीसरी बात, इनको अगर हम स्पर्श करके देखें, इनको टच करके देखें तो साबुन जैसे चिकने होते हैं और चिकने स्पर्श मतलब चिकने महसूस होते हैं। थर्ड है इसका, सॉरी, अभी क्षार के अपन कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। तो क्षार किन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और क्षार के कुछ एग्जाम्पल निम्न हैं। तो क्षार, पहला देखिए NaOH, दूसरा है KOH, तीसरा है, चलो NaOH का नाम लिख लेते हैं पहले। NaOH का नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है किसका नाम, NaOH का नाम। कैसे लिखा देखिए, Na है, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले क्या देखिए, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिखा, पोटेशियम, और OH लगा हुआ उसके साथ, तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका नाम आप आसानी से लिख सकते हो। थर्ड अपना MgOH की होल प्राइस, नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जुड़ा हुआ पहले, तो मैग्नीशियम उसके बाद हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और उसके बाद अपन फोर्थ देखें CaOH की होल प्राइस, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड नेक्स्ट है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे इनके नाम। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। पहले था NaOH को क्या कहेंगे, देखिए पहले कौन जुड़ा, सोडियम, सोडियम के आगे कौन है, हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो पहले सोडियम जुड़ा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड में देखने मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ में कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे लवण। लवण क्या, सॉरी, लवण से पहले अपन पढ़ेंगे तनु व
तनु व सांदर, तनु व सांदर। तो क्या होता है, ये जो अम्ल व क्षार हैं, अम्ल व क्षार होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, मतलब आसानी से घुल जाते हैं। अगर हम इसको जल में डाल के हिलाएं तो ये आसानी से उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अम्ल व क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अगर इनको अम्ल व क्षारों को हम जल में घोलें तो उसके आधार पर अम्ल व क्षार दो प्रकार के होते हैं, तनु व सांदर अम्ल। तो पहला अपन पढ़ते हैं तनु, जिसमें जल की मात्रा अधिक व अम्ल व क्षार की मात्रा कम हो, उसे तनु कहते हैं। दूसरा है तनु, समझ लेते हैं पहले तनु क्या होता है। अगर हम इसको पानी में मिक्स्ड करें, अम्ल व क्षार को, तो पानी में मिक्स करें जिस उसमें क्या हो, पानी की मात्रा तो ज्यादा हो और अम्ल व क्षार की मात्रा क्या हो जाए, कम हो, तो उसे तनु कहते हैं। या वह विलयन क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। अगर हम विलयन की बात करें, तनु विलयन किसे कहेंगे, तो वह विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और अम्ल व क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वह विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। दूसरी बात अपन बात करते हैं सांदर की, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वह विलयन जिसमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल व क्षार, अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो, अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक हो, तो वह विलयन सांदर विलयन कहलाएगा। वह विलयन सांदर विलयन कहलाता है। मतलब सांदर में क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा तो क्या हो जाए, कम हो, और उसमें अम्ल व क्षार की मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा हो, तो वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है, सांदर विलयन कहलाता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं, तो लवण क्या होते हैं, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनते हैं, लवण व जल बनते हैं। और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब लवण किससे बनेंगे, अम्ल व क्षार को अगर हम आपस में क्रिया करवा देंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कराती है। और अम्ल क्षार की क्रिया द्वारा बनेंगे क्या, अपने लवण व जल। जैसे कि अपन HCl लें और उसकी अगर क्रिया करवा दें NaOH के साथ, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्षार है, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल व क्षार की अगर हम क्रिया करवाएं तो बनेगा क्या, NaCl प्लस, NaCl के साथ फिर क्या जुड़ेगा, H2O, और ये क्या अपना लवण है। देखिए अम्ल लिया, क्षार लिया और दोनों की आपस में क्रिया करवाई, तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें तो H प्लस प्लस Cl माइनस है, इसमें क्या है Na प्लस प्लस OH माइनस है।
तो अपन क्या करेंगे, इसके प्लस को इसके माइनस से और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ देंगे, लवण व जल अपने पास बन जाएंगे। जैसे ही हमने इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ा तो NaCl बना, जो कि अपना लवण है, और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ा तो अपना H2O बना, जो कि क्या है, जल है। तो इस ऐसे ही बनते हैं लवण व जल। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अगर कुछ और एग्जांपल देखना चाहो तो कोई भी अमल ले सकते हो। जैसे कोई भी अमल लिया अपना, जैसे होता है CH3COH एसिटिक एसिड, प्लस इसके साथ करवाया KOH की क्रिया। एसिटिक एसिड की किसके साथ करवा रहे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, CH3COOK प्लस H2। ये अपना लवण है, ये जल है, ये क्षार, और ये है अम्ल। तो ऐसे अपन करवा सकते हैं। बहुत जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके पास अम्ल व क्षार के, उनको आप आराम से करवा सकते हो, और बनने वाले लवण बनेगा और जल बनेंगे, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिस्टलन जल। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड की क्लास में पूछा जाता है क्रिस्टलन जल। तो टॉपिक पढ़ते हैं क्रिस्टलन जल, ये क्या होता है। हमें पता है कि जितने भी लवण होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। उनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय संरचना। और क्रिस्टलीय संरचना के गलनांक व क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मतलब लवणों की जो संरचना होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, और क्रिस्टलीय संरचना के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। तो लवण को इकाई सूत्र में लिखने में जो जल के अणु उपस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब क्या होगा, क्रिस्टलन जल किसे कहेंगे, लवण जो होते हैं उनको एक इकाई सूत्र में अपन लिखें, तो उसमें जो भी जल के अणु होंगे वो जल के अणु क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलन जल कहलाएंगे। अब क्रिस्टल जल के कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे कि बड़ा फेमस उदाहरण है Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये जो 10H2 है यही क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल। ये है क्रिस्टलन जल, तो इसको कहते हैं क्रिस्टलन जल। कुछ एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे CaSO4.2H2O क्या होता है, जिप्सम। तो जिप्सम में भी कितने होते हैं, 2 अणु क्रिस्टलन जल के उपस्थित होते हैं। तीसरा एग्जांपल है K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस 0.24H2O। ये फिटकरी, ये सूत्र किसका है, फिटकरी का। तो फिटकरी में भी क्या होता है, 24 अणु जल के उपस्थित होते हैं, 24 अणु क्रिस्टलन जल के उपस्थित होते हैं। दोबारा एक बार समझ लीजिए क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो पहले क्रिस्टलन जल की परिभाषा, तो लवण को जब हम इकाई सूत्र में लिखेंगे तो उसमें उपस्थित जल के अणु क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं।
और लवणों की संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, और क्रिस्टलीय संरचनाओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगर हम क्रिस्टलन जल के उदाहरण दें तो पहला उदाहरण बड़ा फेमस उदाहरण है Na2CO3.10H2O, जो होता है वॉशिंग सोडा, मतलब कपड़े धोने का सोडा। तो इसमें जो 10H2O है 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं, ये 10 अणु जल के ही क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया CaSO4.2H2O, ये सूत्र किसका है, जिप्सम का। तो जिप्सम में भी 2 अणु जल क्रिस्टलन जल के उपस्थित होते हैं। थर्ड हमने लिया फिटकरी का K2SO4.Al2SO3 की होल थ्राइस 0.24H2O। तो ये क्या होगा, 24 जो H2 है इसमें, ये क्या होगा, क्रिस्टलन जल होगा। इसे ही कहते हैं क्रिस्टलन जल। अम्ल व क्षार को समझाने के लिए आर्यनियस ने एक सिद्धांत दिया 1887 में, और उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, आर्यनियस संकल्पना। तो आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। मतलब आर्यनियस ने ये बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, मतलब उनको अगर जलीय विलयन में घोला जाएगा तो जो पदार्थ H+ आयन देंगे वो तो अम्ल कहलाएंगे, और जो OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन देंगे उन्हें क्षार कहते हैं। अब आर्यनियस ने अम्ल व क्षार को भी 2 भागों में बांट दिया, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। जबकि जो अम्ल है वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, तो वो जलीय विलयन में H+ आयन देकर के क्या जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ये तो क्या था, अपघटित होकर जल में H+ आयन दिया, और ये जल से क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन। ये H+ आयन जल में मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। अब आर्यनियस ने इसको भी 2 भागों में बांट दिया, अम्ल व क्षार को। तो पहले अपन पढ़ेंगे अम्ल। तो इसने 2 प्रकार बना दिए, प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। पहला पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब वे कुछ अम्ल या वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रबल अम्ल। उदाहरण है प्रबल अम्ल के
जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। देखिए HCl देखें तो HCl में H प्लस और Cl माइनस, एक्वस मीडियम में अगर हम इसको लेते हैं जलीय माध्यम में, तो ये H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग आयनित हो जाएंगे। वैसे ही HNO3, इसको भी अगर जलीय माध्यम में लें तो ये क्या होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, मतलब H प्लस जलीय माध्यम में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रेट भी अलग हो जाएगा। थर्ड अपन बात करें H2SO4 की, तो इसमें क्या होगा, 2H प्लस आयन निकलेंगे और सल्फेट आयन भी बन जाएंगे। तो ये दोनों आराम से आयनित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसे अम्ल कौन से कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। दूसरा अपना है दुर्बल अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब वे अम्ल जो जल में घोलने के बाद पूर्णतः आयनित ही नहीं होंगे, वो अम्ल कौन से कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। और इसके उदाहरण है दुर्बल अम्ल के, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH, इसको अगर जल में एक्वस मीडियम में लें तो ये CH3CO माइनस प्लस H प्लस आयन बनाएगा, मतलब एसिटेट अलग हो जाएगा और H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। वैसे अगर H3BO3 की बात करें तो इसमें एक H प्लस निकल जाएगा और दो इसके साथ रह जाएंगे। वैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरिक अम्ल की, तो इसमें भी एक H प्लस आयन निकल जाएगा और दो इसके साथ रह जाएंगे और माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। वैसे ही कार्बनिक अम्ल की बात करें तो एक H प्लस बाहर निकल जाएगा और एक इसके साथ रह जाएगा। तो आप इसमें कभी कहीं पर भी देख सकते हो, पूरा जो यौगिक है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है, इसमें कुछ भाग अंदर रह जाता है, इसलिए इसको क्या आरएनएस ने क्या नाम दिया, दुर्बल अम्ल। आरएनएस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, आरएनएस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में क्या देंगे, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्षार। उदाहरण से समझते हैं, जैसे KOH अगर एक्वस मीडियम में लें तो क्या हो जाएगा, K प्लस प्लस OH माइनस, मतलब OH माइनस आयन देगा। वैसे ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण के रूप में लें तो क्या हो जाएगा, Na प्लस सोडियम अलग और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वैसे ही CaOH की होल प्राइस का उदाहरण लें तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। MgOH की होल प्राइस का एग्जांपल लें तो Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस बाहर जाएंगे। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लें NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी क्या होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब आरएनएस ने क्या किया कि क्षारों को भी दो भागों में बांट दिया, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार।
उससे पहले एक बार फिर से इनको देख लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है एक्वस मीडियम, जलीय विलयन में क्या होगा, अपघटित होगा और क्या देगा, पोटेशियम और हाइड्रोक्सिल आयन इससे अलग हो जाएगा। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। मतलब जैसे इनको जल में डालेंगे, जल में मिश्रित करेंगे तो ये क्या देंगे, OH माइनस देंगे। तो ये सारे क्या है, क्षार हैं। उसके बाद उसने आर्यनियस ने क्या किया, क्षारों को भी दो भागों में बांट दिया, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार दो भागों में बांट दिया। तो वही वाली बात है, प्रबल क्षार किसे कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर हम इसकी बात करें तो NaOH, KOH, ये क्या है, प्रबल क्षार हैं। जैसे कि NaOH की बात करें तो NaOH में जितने हाइड्रोक्सिल आयन हैं वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए प्रबल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो K++OH माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये भी प्रबल है। अब दूसरे की बात करें दुर्बल क्षार की, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें अगर तो CaOH की होल प्राइस, MgOH की होल प्राइस, NH4OH। जैसे MgOH की होल प्राइस की बात करें तो क्या होगा, इसमें MgOH प्लस OH माइनस। NH4OH की बात करें तो NH4 प्लस OH माइनस, इसमें एक H अंदर रह गया तो बाहर नहीं निकला, इसलिए क्या दुर्बल है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।